नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में मानसून इस वक्त बेहद सक्रिय है और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगह मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने का अनुमान जताया है। कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। राजधानी में 16 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के साथ बुंदेलखंड और दक्षिण पश्चिमी जिलों में तेज बारिश की संभावना है। आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में भी बारिश के साथ कोसी और गंडक जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे बेहद भारी बारिश वाले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। तो पूर्वोत्तर में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में बारिश आफत बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने से असम के कई गांव की बात करें तो उससे प्रभावित हो गए हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून में भारी बारिश और बादल फटने की आशंका है। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और मनाली में भूस्खलन से कई सड़कें प्रभावित हुई हैं। तो देश भर में मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवलेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? स्थितियां काफी गंभीर कई जगहों पर देखने को मिल रही है और लगातार बारिश जो है वो आफत बनकर देश के कई इलाकों में बरसती हुई नजर आ रही है। जी, बताना चाहेंगे साहिल जी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि बारिश नहीं होगी, लोग बारिश को लेकर काफी चिंतित थे कि बारिश होगी या मौसम जिस तरह से मिजाज अचानक बदला और इस मिजाज जो 10 दिन पहले ऐसा था तो लोगों में एक उम्मीद मायूसी छाई हुई थी कि मौसम यदि गड़बड़ रहेगा तो कैसे जो मौसम से मौसमी जो फसलें हैं या जो भी है उसको कैसे किया जाएगा। लेकिन 10 दिन के बाद से जो मौसम ने करवट लिया, इससे तो लोगों को बारिश, इतनी भारी बारिश हुई और भारी बारिश होने की वजह से लोगों में काफी आफत का, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात किया जाए जैसे कौशाम्बी है या अभी बात बताई गया है कि मिजोरम है, त्रिपुरा, जैसे कई नदियां जलस्तर बढ़ने से आसपास नदियों के क्षेत्र में जो बसे हुए गांव हैं, जो नगर हैं, उन पर काफी प्रभावित हो गया है और लोग अपने राहत बचाव में जुटे। हालांकि प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी अपना अलर्ट मोड में, तैयारी पूरी फुल मोड में कि लोगों के राहत बचाव के लिए पूरे अलर्ट मोड में है। जी बिल्कुल, लेकिन स्थितियां इस वक्त काफ़ी गंभीर लवलेश बनी हुई हैं और मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट कई जगहों के लिए जारी किया गया है। ऐसे में हालात जो हैं वो और बिगड़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। बिल्कुल, अभी मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी किया उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट में है। चाहे जिला प्रशासन की बात करें या जो भी शासन प्रशासन की बात करें या जो भी सरकारें हैं, सभी लोग अपना जो इससे खतरा जो बारिश से होने के है उससे निपटने के लिए पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि जो मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले से एडवाइजरी भी जारी कर दिया। और नदियों की बात करें तो नदियों में जिस तरह पहाड़ी इलाकों के क्षेत्र से बात करें, जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है, अब जो ग्रामीण एरिया रूरल नदियों हैं, तमाम तरह के बाढ़ का जलस्तर बढ़ गया। उससे जलस्तर बढ़ने से लोग जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए वो लोग भी काफी चिंतित है और अपना जो रख रखाव और बचाव के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, और लवलेश हम देख भी रहे हैं क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सब जगह ही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी जाम का सामना भी लोगों को आवागमन करते समय मैदानी इलाकों में जाम से दो चार होना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन की वजह से कई जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। मुख्य मार्गों से कई गांवों का संपर्क भी यहाँ पर टूट गया है। कई पुल नदियों के जल स्तर बढ़ने की वजह से बह गए हैं। ऐसे में स्थितियाँ काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।
बिल्कुल साहिल जी, बताना चाहूंगा, अभी मैं एक बात कहा था कि 10 दिन पहले मौसम अलग था। उस मौसम से लोग प्रभावित थे, तो लोगों को यह महसूस हो रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट लिया। जिस तरह से मौसम ने करवट लिया, अचानक लोगों में जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है, जिस तरह से नदियों की तरफ बाढ़, पानी, बादल फटने से या तमाम तरह की बारिश होने से लोगों में हाहाकार का मच गया है। हालांकि जो तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में जब उस तरह से बारिश का जो पानी जल भराव बहाव आ रहा है, अब इस तरह से अन्य जहां पास बारिश नहीं हो रही वहां भी जलस्तर का बहाव हो रहा है। वहां के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, वहां से लोग भी चिंतित हो रहे हैं। हालांकि जो नदियों के इर्द गिर्द जो फसलें उगाई गई, फसलें भी प्रभावित हो रही, इससे लोग, किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, जो ये फसलें हैं, फसलों में भी इस तरह से जो कीटनाशक दवाइयां भी छींटी जा रही, तमाम तरह के वो हो रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय तराई क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्र के किसान भी काफी परेशान हैं और लोग अब ये आसार में है कि हमारी जो फसलें हैं वो कैसे बचे। और लोग जो तराई क्षेत्र के नजदीकी गांव है, वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हमारा गांव और घर कैसे बचे, जिससे जिला प्रशासन भी उन पर पूरी कड़ी निगरानी लगाए हुए है। उनकी पूरी मदद के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम भी वहां पास लगी हुई है, ताकि उनकी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए। चलिए लवलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देश के कई इलाकों में भारी बारिश से स्थितियां काफ़ी गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अब बारिश आफत बनकर बरस रही है। में छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सरकार का रुख साफ किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में जेपीएससी से लेकर सीजीएल तक की परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों की जांच कराई जाएगी और व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की मांगों और उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवा साथियों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने विपक्षी बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष को छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और परीक्षा व्यवस्था में जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी, सीजीएल समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और झारखंड के मेरे युवा साथियों को न्याय मिलकर ही रहेगा। अपनी बात मैं जरा आप लोग को बताना चाहता हूं। अरे थोड़ा आप आनंदित भी होइए, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूं। इनको बहुत आशाएं हैं, हमसे भी, राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि इसको पूरा करते करते कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका तो अंदाजा मैं नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता को आश्वस्त करने में हम लोग सक्षम हैं। इनकी सहारे की आवश्यकता नहीं। और अभी विगत प्रकरण अभी 2-4 दिनों से जो यहाँ चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हमें लगा कि अब ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं।
तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस। अपनी बात प्रदर्शन को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। छात्र आंदोलन पर राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यह महज धरना नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था। मंत्री ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के आरोपों को भी खारिज किया। इरफान अंसारी ने कहा कि कोई छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, उल्टा हमें छात्रों ने पीटा। मंत्री के इस बयान के बाद छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर बल का प्रयोग किया। ऐसे में मंत्री का यह दावा विवाद का विषय बन गया है। आरोपों के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो सामने आए प्रदर्शन से जुड़े वीडियो में पुलिस की कार्रवाई और छात्रों के साथ कथित मारपीट के दृश्य क्या हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से परीक्षा व्यवस्था में सुधार समेत कई मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। इस बीच मंत्री के बयान ने मामले को और राजनीतिक रंग दे दिया है। अब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से समाधान निकलता है या आंदोलन और तेज होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। जब एक बैरियर 2 बैरियर अगर क्रॉस करे तो बहुत बड़ी बात होती थी। 8 बैरियर क्रॉस किए, ये वही झारखंड है। मैंने देखा है जब हम विपक्ष में थे, कोई पत्रकार के लोग अगर काला कपड़ा पहन के चला आया, कोई आंदोलनकारी अगर काला कपड़ा पहन के चला आया तो उसके सीने में गोली मार दिया था ये भाजपा के लोग। आप बात करते हैं, क्या बात बोल रहे हैं मैडम? हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर फूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है। वो तो ये लाठी देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए, युवाओं को सम्मान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासनिक संचालन को और मजबूत करने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। देश भर से मिले 5300 से अधिक आवेदनों की छंटनी के बाद 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। 4 दिवसीय इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन अयोध्या के पूर्व जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा इंटरव्यू देने पहुंचे। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। उम्मीदवारों का साक्षात्कार सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, डॉक्टर सुरेश हावड़े और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी की 3 सदस्यीय चयन समिति कर रही है। प्रत्येक उम्मीदवार से करीब 1 से 2 घंटे तक गहन बातचीत की जा रही है। समिति उम्मीदवारों के प्रशासनिक और पेशेवर अनुभव के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, संस्थागत प्रबंधन और विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता को परख रहे हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों की श्री राम के प्रति आस्था, मंदिर से जुड़े दायित्वों की समझ और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखा जा रहा है। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से चुने गए 18 उम्मीदवारों में से समिति 3 सर्वश्रेष्ठ नामों का चयन करेगी। इसके बाद इन 3 नामों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी तीनों उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने के बाद एक नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को देखते हुए सीईओ का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र में खराब और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में देश की मशहूर क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के संचालन से जुड़े ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एफडीए ने गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद कंपनी का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। एफडीए के बृहन मुंबई विभाग की टीम ने 7 अगस्त 2026 को मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित ब्लिंकिट कॉमर्स के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान वहां बेहद अस्वच्छ हालत, बड़ी संख्या में कॉकरोच, खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण और साफ सफाई की गंभीर लापरवाही सामने आई। निरीक्षण की जंग लगे रैक, फर्श पर रखे खाद्य पदार्थ, अपर्याप्त रूप से साफ कोल्ड स्टोरेज और एक्सपायर्ड व छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को स्टॉक मिला। इसके अलावा FIFO प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था। सब्जियों और फलों के स्टॉक में भी बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा सामने आया। अधिकारियों को कीट और चूहों की रोकथाम के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं मिले। कर्मचारियों के मेडिकल जांच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़ी कमियां भी सामने आई। इन गंभीर खामियों को देखते हुए एफडीए ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की संबंधित धाराओं के तहत लाइसेंस निलंबित कर दिया है। लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या अन्य खाद्य कारोबार पर रोक रहेगी। यदि इसके बावजूद कारोबार जारी पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC में इबोला
का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,381 पृष्ठ मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2,011 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 704 मरीजों का अस्पताल और आइसोलेशन सेंटरों में इलाज चल रहा है। इस प्रकोप की रफ्तार ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 15 मई को इबोला के प्रकोप की आधिकारिक घोषणा की गई थी। शुरुआती 1000 मौतें करीब 9 हफ्तों में हुई, लेकिन इसके बाद सिर्फ 3 हफ्तों में ही मौतों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक कांगो के दूर दराज और असुरक्षित इलाकों तक समय पर दवाइयां और मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके अलावा इलाके में जारी अस्थिरता भी संक्रमण रोकने में बड़ी परेशानी बन रही है। इस बार फैल रहे संक्रमण की वजह बूंदी बुगियो वायरस बताया जा रहा है। ये वायरस पहले फैल चुके ज़ायरे इबोला वायरस से अलग है। मौजूदा प्रकोप के लिए फिलहाल कोई स्वीकृत वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।